हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल डगे। वेलकम टू द मैथ्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए। कोई भी एग्जाम हो, आपकी यूनिट टेस्ट हो, सेमिस्टर हो या फाइनल एग्जाम हो, इनमें अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली हमने पढ़ा और अच्छे मार्क्स मिले ऐसे नहीं होता है। तो हमें डे बाय डे हमें प्रयास करना पड़ता है। तो ये प्रयास करना है मतलब एक्चुअली क्या है, क्या करना है। आपने सुना होगा कि कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहिए तो नॉलेज गेन होता है या नॉलेज बढ़ता है। तो कंसेप्चुअल स्टडी मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक हम इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्कोरिंग मोर देन 90% इज नॉट अबाउट स्टडिंग ऑल डे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको दिन भर पढ़ना पड़ेगा मोर देन 90%। यहाँ पे मैंने मोर देन 90% लिखा है, इसका मतलब सबको ही मोर देन 90% के बारे में नहीं सोचना है। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मोर देन 90% पे होंगे या कुछ स्टूडेंट 95-96% भी लाते होंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, मतलब मुझे लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स है उससे अच्छे मार्क्स, या लास्ट एग्जाम में सपोज मुझे 72% थे, तो अगर मुझे 72 से आगे बढ़ना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा या क्या कर सकता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलने में मदद मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने का मतलब हर बार मोर देन 90% ही नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों को अच्छे मतलब 70, 80, 85% तक वो पहुंच रहे हो लेकिन 90% क्रॉस नहीं कर पा रहे, या जो बच्चा 40, 45, 50% भी ला रहा है, उसे खुद को अगर हराना है, खुद को हराना है मतलब लास्ट एग्जाम में आपको जितने मार्क्स थे उससे ज्यादा मार्क्स आपको अगर लाने हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आ सकती है। तो देखेंगे क्या होता है एक्चुअली। अच्छे मार्क्स लाना है मतलब दिन भर स्टडी करना होता है ऐसे मतलब नहीं है। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम सोचेंगे क्या करना पड़ेगा। इट इज स्टडिंग स्मार्ट। तो स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क भी करना है लेकिन स्मार्ट वर्क भी हमें करना पड़ेगा, है ना। रिवीजन जो करना है, वो कौन से टॉपिक्स रिवीजन करना है वो भी हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ स्टडी करके या रिवाइज करके नहीं होगा, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली आंसर, प्रॉपरली आंसर या प्रेजेंटेबल आंसर्स लिखने पड़ेंगे तो ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम यही बात जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले एक सोच बनानी पड़ेगी कि अगर मुझे मोर देन 90% या मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे वो सोचना पड़ेगा। सोच के मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मुझे स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे स्मार्ट प्लान? हमें सिलेबस एंड वेटेज को ठीक से जानना पड़ेगा। हमारा जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस हमें पूरी तरह से स्टडी करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली वेटेज मतलब किसी चैप्टर को ज्यादा वेटेज होता है मार्क्स का, किसी चैप्टर को कम होता है। तो हमें वो पहले लिखना है, लिख के लेना है कि किस टॉपिक को कितने मार्क्स है या वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान बना सकते हैं हम। सो डिवाइड सिलेबस इनटू डेली स्मॉल टारगेट्स। तो अगर सपोज मुझे 20 चैप्टर्स का या 20 लेसन्स का स्टडी करना है तो एक दिन या 2 दिन 3 दिन में 20 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। मुझे वो डेली सपोज मुझे 20 चैप्टर्स करने, तो मुझे एक महीने या 2 मंथ्स में 20 चैप्टर्स का स्टडी करना है। तो हमें ये प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे 2 मंथ्स में अगर 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो एक महीने में कितने पढ़ने पड़ेंगे, 15 डेज में कितने पढ़ने पड़ेंगे, 7 डेज में कितने पढ़ने पड़ेंगे, या एक दिन में मुझे कितना स्टडी करना पड़ेगा ताकि मेरा पूरा सिलेबस कवर हो अच्छे से। ओके, हमें स्टडी का प्लान रियलिस्टिक बनाना है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक बनाना मतलब क्या होता है, मोटिवेट होके हम तुरंत स्टडी प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी का, और वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो हमें हमारा खुद का स्टडी पैटर्न समझना होगा, और मैं कितना स्टडी कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, आपको वो देख के आपको स्टडी का प्लान, रियलिस्टिक प्लान बनाना है, ये याद रखना है आपको। ओके, विदाउट प्लान एंड हार्ड वर्क बिकम्स वेस्टेड एफर्ट्स। अगर आपने प्लान नहीं किया, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो सिर्फ हार्ड वर्क करने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे या सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। तो अभी और क्या कर सकते हैं हम? सेकेंडली हम कंसेप्ट एंड मेमोरी बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल। तो आपने बहुत बार या बहुत सभी टीचर से, अपने पेरेंट्स से सुना हुआ कंसेप्चुअल स्टडी करना है। तो कंसेप्चुअल स्टडी मतलब क्या होता है? कंसेप्चुअल स्टडी में हम
मगअप नहीं करते। मगअप मतलब बाय हार्ट करना है या एज इट इज हमें उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आए लेकिन वह नोटबुक में टेक्स्ट बुक में एज इट इज जैसे लिखा है वैसे 10 बार लिख के याद करके वहां पे लिखना है, ऐसे नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं हम, हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये सपोज मैथमेटिक्स है तो ये स्टेप क्यों आई, कैसे आई, ये सोचना पड़ेगा। ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों आई या कैसे आई, ये अगर आप ठीक से स्टडी कर पाओगे, हर एक स्टेप या हर एक आंसर का डिटेलिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आप पढ़ नहीं पाओगे, डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको बेसिक से चालू करना पड़ेगा स्टडी। ओके, वन स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट सेव्स टाइम्स इन एग्जाम्स। अगर आपके कंसेप्ट क्यों करना है, हमें कंसेप्चुअल स्टडी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो एग्जाम में आपको आपका टाइम सेव कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें अगर कंसेप्ट हमारे कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो हम एग्जाम में मिस्टेक भी अपने आप घट जाएंगे हमारे। ओके, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, क्लियर गोल एंड स्मार्ट प्लान बनाना है, हमें रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, रियलिस्टिक प्लान बनाना है, कंसेप्चुअल स्टडी करना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा डेली स्टडी रूटीन, मतलब जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है या रूटीन बनाया है, जो रियलिस्टिक रूटीन हमने जो बनाया है वो एवरीडे करना पड़ेगा हमें। ऐसे नहीं है कि मैंने डिसाइड किया है स्टडी करना लेकिन मैं अभी आज कुछ फंक्शन है या आज कुछ काम है या आज मन नहीं करना है या आज बोर हो रहा है तो स्टडी नहीं करना है, ऐसे नहीं। अगर आपने अगर डिसाइड किया आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये हर दिन मतलब एवरीडे आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम 2 to 3 फोकस्ड आवर स्टडी करना पड़ेगा मिनिमम। दिस इज अबाउट द मिनिमम स्टडी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे ही 3 घंटे ही करना है। अभी अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आपको कोई कंसेप्ट अगर समझने है या कोई स्टडी आपको करना है तो कितने समय में आपको समझ में आता है वो आपको सोचना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 2 घंटे लगातार बैठे उसके बाद अगर कंटिन्यूस अपने स्टडी जारी रखा तो हो सकता है कि आपको ठीक से याद ना हो या उसके बाद का जो स्टडी होगा या 1 आवर अगर आपने स्टडी किया, लर्निंग कर रहे हो या कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हो, लिख रहे हो 1 आवर लगातार अगर आपने लिख के स्टडी कर रहे हो तो आपको शायद वो उसके बाद का जो स्टडी है वो इतना इफेक्टिव ना हो। तो हमें क्या करना है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि 60 मिनट्स पढ़ा तो 70 मिनट्स का ब्रेक लिया, ऐसे नहीं करना है। 60 मिनट्स अगर आप अपने लगातार पढ़ेगी या पढ़ा तो आपको 10 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। उससे क्या होता है कि आप फ्रेश हो जाते हैं और आगे का पढ़ाई ठीक से हो सकता है। हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें मोबाइल का यूज नहीं करना है, ये याद रखो। मोबाइल पे अगर कुछ वीडियोस आपको देखने हैं तो वो पहले देखो, नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल से अभी भी जनरली स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से डायरेक्टली मतलब बिफोर द डे एग्जाम डे भी यूट्यूब से ही स्टडी करते हैं। तो आपको यूट्यूब से अगर आप स्टडी कर रहे हो लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, ये याद रखो। बिफोर डे 1 डे या बिफोर 10 डेज ऑफ एग्जाम आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको खुद के नोट्स से पढ़ना है, ये याद रखना है। ओके, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। सो आप अगर इंटेलिजेंस तो गॉड गिफ्टेड होता है, हम कंसिस्टेंट रह के इंटेलिजेंस को बीट कर सकते हैं। ओके, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एवरीडे स्टडी करना पड़ेगा। एवरीडे अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक एंड क्लास नोट्स ये जो होता है ना, आपके जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक होंगे, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के होंगे, कुछ बच्चे सीबीएसई के होंगे, तो आपके जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा मेन फोकस आपको टेक्स्ट बुक पे ही करना है। तो मोर देन 80% जो सिलेबस होता है या क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे तो 100% सिलेबस टेक्स्ट बुक से ही आता है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से रिवाइज करोगे, 4 बुक एक बार पढ़ने से एक बुक 4 बार अगर पढ़ा हमने तो रिवीजन अगर ज्यादा हमारे होती है या हम रिवीजन कर पाते हैं तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये याद रखना है आपको। तो टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन हमें रीड करना है। हमें एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं क्वेश्चंस या एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो ठीक से करने हैं। क्लास नोट्स एग्जामिनर्स लैंग्वेज मतलब क्लास नोट्स, अगर आपके टीचर्स ने आपको कुछ नोट्स दिया है या ट्यूशन टीचर ने कुछ नोट्स दिए है तो वो आपको ठीक से लिखने हैं, अपने ओन वर्ड्स में उसका कन्वर्जन करो। ओके, डायरेक्टली हमें
गाइड की तरफ नहीं भागना है, नहीं जाओ, मत जाओ गाइड की तरफ। डाइजेस्ट होते हैं, गाइड्स होते हैं डायरेक्टली, जो जहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली लिखे होते हैं, तो आपको गाइड्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आप चैप्टर टेक्स्ट बुक में रीड करो, 3-4 बार 5 बार रीड करो। जहाँ पे जब आप रीड कर रहे हो तो आपको अगर हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं तो वहां पे अंडरलाइन करो, उसके मीनिंग सर्च करो। जब तक आप मीनिंग सर्च कर नहीं करोगे तो आपको वो डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो डायरेक्टली गाइड में से जाके लिख के वो वाला डायरेक्टली लर्न मत करो। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपको मटेरियल अगर मिलता है ना तो वो लर्निंग या मगअप करना पड़ेगा। इसलिए हमें टेक्स्ट बुक रीड करना है, टेक्स्ट बुक से और टीचर्स के नोट से खुद के नोट्स बनाना अभी से सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर ये हमें याद रखना है कि टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस टॉपर्स बनाती है। टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे टॉपर्स होंगे, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, ये याद रखना है हमें। ओके, प्रैक्टिस करते हैं मतलब क्या करना है कि अगर आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के पेपर, शायद 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास अवेलेबल है, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स भी आपको मिल सकते हैं। जो छोटे बच्चे 9th 8th 7th 6th के बच्चों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं होंगे शायद, लेकिन आपको कलेक्ट करने हैं। अगर आपको मिलते हैं पेपर्स तो अच्छे बहुत, उनको सॉल्व करो। हाँ, एमसीक्यू या लॉन्ग आंसर जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो ये इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों के खास करके, कि आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगा के, मतलब घड़ी लगा के, टाइम टेबल, या जब आप पेपर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है। अगर सपोज आपका सेमेस्टर का पेपर है या टर्म एग्जाम का पेपर है तो 3 आवर्स आपको मिलते हैं या 2 आवर्स मिलते हैं या 2.5 आवर्स, तो उतने ही समय में आपको आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। ये भी आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप 5-10 पेपर सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपका इजीली पेपर कंप्लीट हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि मेरा 10 मार्क का छूट गया, या मैं लिख नहीं पाया, मेरा टाइम मुझे मिला नहीं लिखने के लिए। तो क्या होता है, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको, अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आपको आता भी है वो लिखने के लिए, आपको पता है आंसर क्या लिखना है, स्टेप्स पता है, लेकिन टाइम अगर आपको मिलेगा नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, ये अगर बात आपको सीखनी है या पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, घड़ी लगा के आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ये याद रखना है। प्रैक्टिस जो होती है वो प्रैक्टिस हमें कन्वर्ट करती है नॉलेज इनटू मार्क्स, ये याद रखना है। प्रैक्टिस से क्या होगा, नॉलेज में प्रैक्टिस कन्वर्ट होगी और मार्क्स में वो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो मिस्टेक्स नोटबुक सीक्रेट। अभी यहाँ पे एक सीक्रेट होता है कि अगर आपने पेपर सॉल्व किया या अगर आप पढ़ रहे हो, किसी रफ नोटबुक में लिख रहे हो, तो वहां पे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। तो वो मिस्टेक आपको लिखने हैं। आपके एक छोटा सा नोटबुक बनाओ, एक पेज बनाओ, जिसपे आपको आपके जो मिस्टेक्स आप लगातार या बार बार करते हो ना, वो लिखो, है ना। नोट करेक्ट मेथड, अगर वो मिस्टेक अगर हो रही है तो उसकी करेक्ट मेथड क्या है वो लिख के लेना। रिवाइज, देखो जो मिस्टेक आपकी हो रही है कंटिन्यूसली, लास्ट वीक मेरे क्या क्या मिस्टेक हुए वो नोटबुक देखो, वहां पे पढ़ो, और वो मिस्टेक आपको फिर से रिपीट नहीं करनी है, ये याद रखना है। तो मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर्स, ये हमें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जितने ज्यादा मिस्टेक्स होंगे और जितना ज्यादा आप उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतने आपके मार्क्स एग्जाम में बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद और क्या कर सकते हैं हमें रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रिवीजन स्ट्रैटेजी, अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ा है आपने, तो डेली रिवीजन आपको 10 to 15 मिनट्स, मतलब सपोज आप 3 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपको रिवीजन जो है वो 15-20 मिनट्स में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली रिवीजन करना पड़ेगा आपको कि एक पूरा वीक में आपने क्या पढ़ा। डेली रिवीजन हमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, आपको जितना भी वक्त लगता है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है बहुत। पढ़ने से इक्विवेलेंट रिवीजन को हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ये याद रखो। डेली भी रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली भी ये रिवीजन अगर आपने मंथली पूरे मंथ में क्या पढ़ा इसका रिवीजन अगर आप कर सकते हो या करना ही है तो उससे मतलब ऐसे होगा कि आपको जो भी पढ़ा है अभी तक वो याद रहेगा। नहीं तो आप आगे आगे जा रहे हो पढ़ते पढ़ते और पीछे का सब
भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो रैंक्स जो डिसाइड होते हैं वो जो बच्चे ज्यादा रिवीजन करते हैं उनको ही अच्छे रैंक्स आ पाते हैं, या उन्हें अच्छे मार्क्स या रैंक्स मिलते हैं, या याद रखना है हमें। तो राइटिंग टेक्निक अभी तक हमने स्टडी कैसे किया, कैसे करना है रिवीजन, कब करना है, कैसे करना है, ये हमने अभी तक समझा। लेकिन ये स्टडी करने के बाद आपको वो लिखना है प्रेजेंटेशन के, आपको कितना आता है इसके लिए आपको मार्क नहीं मिलेंगे, आप कितना लिख पाते हो इसलिए आपको मार्क मिलेंगे, ये याद रखना है। करेक्ट है ना? तो आप लिखेंगे कैसे? हमारा जो राइटिंग स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इजी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में उन्हें पहले करो, पहले वो सॉल्व करना है। नीट एंड स्टेप वाइज आंसर्स लिखने पड़ेंगे, आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। जब आप आंसर लिख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या कीवर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन लिखते लिखते आपको आप कर सकते हो। एंड पेपर लास्ट होने तक या पेपर को आपको चेक जरूर करना है, ये याद रखना है। कम से कम आपको 10 मिनट्स का समय आपको बचा के रखना है। पेपर आपने जो भी आंसर लिखे हैं उन्हें आपको एक बार लास्ट 10 मिनट्स में रीड करके देखना है कि कहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम पूरा कंप्लीट वो पेपर खुद का कंप्लीट कर नहीं पाते क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। तो आपको इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड में भी मैंने ये कहा कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगा के पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा, आपको कितना कौन सा क्वेश्चन लिखने में कितने टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको पता चलेगा। ओके, उसके बाद जो राइटिंग गिव्स एक्स्ट्रा मार्क। तो करेक्ट अगर आपने लिखा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, डायग्राम्स आप अच्छे बनाते हो, कंपैरिजन का कॉलम्स अच्छे से बना पा रहे हो, कंपैरिजन का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो डेरिवेशंस अगर होंगे तो डेरिवेशन स्टेप वाइज अच्छे से स्टेप वाइज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। तो ये मार्क्स बढ़ना मतलब ये 1 दिन 2 दिन या 1-2 महीने में या पूरे 3 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये जो स्ट्रैटेजी है हम जो डिस्कस कर रहे हैं आप कंटिन्यूसली अगर करोगे 6 मंथ्स के लिए करोगे, 1 ईयर के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में 100 डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर मार्क्स देन द प्रीवियस एग्जाम। ओके, सो लास्ट अगर अभी 7 डेज के बाद अगर आपके एग्जाम है तो क्या करना पड़ेगा? सो न्यू टॉपिक्स को पढ़ना बंद करना है। 7 डेज अगर आपके एग्जाम को है तो न्यू टॉपिक्स मत पढ़ो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही पढ़ना है। जो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज, डायग्राम्स, डेफिनेशंस की रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन पेपर, मॉक क्वेश्चन पेपर या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करना है कंटिन्यूअसली। आपको नींद भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी। नींद अगर प्रॉपरली नहीं लोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे पेपर आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको आंसर्स याद नहीं रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, पूरा हमारा माइंड काम रख के, ब्रेन को शार्प रख के हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और माइंडसेट ऑफ, अभी लास्ट देखेंगे हम कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं या 90+% जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं उनका माइंडसेट एक्चुअली कैसे होता है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर अलग अलग हो सकता है। लेकिन उन्हें देखो क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्चुअली स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, 2-3-4 बार रिवीजन अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आप में आने लगेंगी। कौन सी, आपको एग्जामिनेशन का डर नहीं लगेगा, है ना। पॉजिटिव बातें ऑटोमेटिकली आप में आने लगेंगी। उसके बाद जो प्रिपरेशन जो है वो आप खुद के प्रिपरेशन के ऊपर आपको भरोसा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। रिवीजन अगर आपने नहीं, ये याद रखना है, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स, देखो अच्छे मार्क्स का मतलब हर बार 90% या मोर देन 90% नहीं होता। अच्छे मार्क्स मतलब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा कि अच्छे मार्क्स मतलब होते हैं मुझे मेरे लास्ट एग्जाम में जितने मार्क्स मिले उससे ज्यादा मुझे मार्क्स लाने हैं, इसकी कोशिश करनी है, खुद को हराना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो 90% प्लस इज पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट, या अच्छे मार्क्स सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकते हैं
क्या करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी ठीक से बनानी पड़ेगी और खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपको मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज या जो भी बातें आपसे हमने बातें की है वो आपको अच्छी लगती है या आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हो और आपका स्टडी अच्छे से चालू कर पा रहे हो, या जो भी अपने वीडियोस लेक्चर्स के भी वीडियोस आते हैं आपको समझ में आते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो शेयर करना है। अपने चैनल का नाम है द मैथ्स मैग्नेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।